तो बच्चों कल हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था, उसमें जो हमने दूसरा नियम पढ़ा था तो उसमें हमारा एक वर्ड आया था अपवर्तनांक। तो उसका जो पूरा नाम है वो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि अपवर्तनांक क्या है। अब देखिए, मैंने आपको 3 माध्यम बताए थे। पहले मैंने बताया था वायु, दूसरा बताया था पानी और तीसरा बताया था मैंने कांच। अब हमें ये पता है कि जो वायु में प्रकाश की चाल होती है, मैं पहले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, वो हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रकाश की चाल ये होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब उसे हम हिंदी में नहीं लिखने का, पूरा किससे लिखेंगे? सी से। तो वायु में प्रकाश की चाल को हम सी से लिख रहे हैं। उसके अलावा वायु के अलावा जो 2 माध्यम बचे हमारे, एक बचा हमारा पानी और एक बचा हमारा कांच, तो हम उसे माध्यम कह रहे हैं। तो माध्यम वाली जो प्रकाश की चाल होगी हमारी, वो कहलाएगी वी। अब आप ये देखिए, जब प्रकाश आ रहा है हमारे पास सूरज से, वायु से गुजरता हुआ, अब वो या तो पानी में जाएगा या वो कांच में जाएगा। तो जब वो उसके अंदर घुसेगा तो उसकी चाल पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो जब वो पानी के अंदर चला गया तो उसकी चाल घटेगी या बढ़ेगी, या जिस चाल से वो आया था 3 × 10⁸ से, वो वही रहेगी। अब आप अगर जा रहे हो रास्ते में और रास्ते में आपको कोई रुकावट मिले, मान लीजिए हम बाइक पे जा रहे हैं, जंप वगैरह जब आ जाते हैं तो हमें वहाँ स्पीड हल्की करनी पड़ती है, यानी कि जब रास्ते में कोई रुकावट हो तो स्पीड घट जाती है। अब जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में जाके घट रही है, उसकी सतह पे वो पड़ रही है जाके, जाहिर सी बात है वो रुकावट का भी काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश की किरण कांच में या पानी में जाएगी तो उसकी चाल घट जाएगी। तो जितनी उसकी पहली वाली चाल थी और जितनी उसकी बाद वाली चाल हो गई, चाहे वो पानी में गई हो या कांच में गई हो, उन दोनों का जो अनुपात है वो हमारा कहलाता है अपवर्तनांक। आप अपवर्तनांक की डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला हमारा होता है n = c/v। तो ये हमारी वायु में प्रकाश की चाल है और ये माध्यम में प्रकाश की चाल है। अब देखिए, तीनों माध्यमों के अपवर्तनांकों में कुछ रिलेशन है। अब ये मैंने लिखा है यहाँ, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है। तो जब वो वायु से कांच में जा रही है तब अपवर्तनांक कितना है? तो हम उसे कैसे लिखेंगे? इतना लंबा हिंदी में ना लिखे, शॉर्ट तरीका क्या है उसका? देखिए, वायु को इंग्लिश में एयर कहते हैं, तो इसके लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे। कांच के लिए गिलास, उसे जी का इस्तेमाल करेंगे। और पानी को वाटर, तो इसलिए डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो वायु के सापेक्ष, वायु के लिए हमने लिया ए, और फिर क्या है अपवर्तनांक का n, और किसके सापेक्ष है? कांच के, तो वो लिया हमने g। ये a और g छोटे बनाने हैं, n आपको बड़ा रखना है, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को हम लिखेंगे a/n/g। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आप लिखेंगे w/n/g। इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ कि पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो आप लिखेंगे w/n/a। तो ये शॉर्ट तरीका होता है अपवर्तनांक लिखना। तीनों माध्यमों के अपवर्तनांक का जो सूत्र है वो ये हमारे सामने है, a/n/w × w/n/g × g/n/a = 1। यानी वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तीनों के अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है? 1 आता है, ठीक है। अब आप एक चीज का और ध्यान रखिए, मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कुछ भी वैल्यू आपको दी हुई है, और उसी का उल्टा वो आपसे पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताओ, यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक वो आपसे पूछ रहा है। आपको a/n/g की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 4/3 दे रखी है a/n/g की वैल्यू, और आपसे वो g/n/a की वैल्यू पूछ रहा है, यानी उसी का उल्टा पूछ रहा है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू वो हमें दे रहा है उसको आप उल्टा कर दीजिए। जब ये अपनी जगह बदल रहे हैं तो ये अपनी जगह बदल देंगे, ठीक है, यानी कि उल्टा कर देंगे। इस फॉर्मूले में भी आप जो जहाँ पे है वो वहीं रहेगा, जी को पहले नहीं लिख सकते, डब्ल्यू को बाद में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से आप इनकी जगह नहीं बदल सकते। अगर आप जगह बदल रहे हो तो आपको उनकी वैल्यू उल्टी करके रखनी पड़ेगी। इसके बाद है हमारा क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण क्या होता है? देखिए, ये हमारा अपवर्तन हुआ था, किरण आई थी और ये अपने मार्ग से विचलित हो गई थी। यहाँ पे हमारा ये अभिलंब था, ये हमारा आपतन कोण था I, ठीक है, और ये हमारा था R। अब मान लीजिए ये लाइन ऐसे भटकी है, तो ये ऐसे भी भटक सकती थी, ऐसे भी भटक सकती थी, या ये इस लाइन पे भी आ सकती थी। तो जब ये इस वाली लाइन पर आ जाएगी तो ये इस वाली लाइन के साथ कितने का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। तो अगर ये वाली लाइन इसी वाली लाइन पे चल रही है, जो हमारा अपवर्तक पृष्ठ है, यानी कि जो पानी या कांच की सतह है उसी के समांतर वो हो रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये जो हमारा एंगल होगा ये हमारा कहलाएगा क्रांतिक कोण।
आप एक चीज को और ध्यान रखिएगा, जो कांच होता है, कांच को कहा जाता है सघन माध्यम और वायु को कहा जाता है विरल माध्यम। कांच को सघन माध्यम और वायु को विरल माध्यम। तो अब आप क्रांतिक कोण की डेफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। ये 1 नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। बस इसका सूत्र ही हमें पता होना चाहिए। देखिए अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं और क्रांतिक कोण को C से, तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो ये है n बराबर 1/sin C, यानी क्रांतिक कोण की जिया का उल्टा अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो ये इन दोनों में रिलेशन है, n बराबर 1/sin C, n अपवर्तनांक है हमारा और C हमारा क्रांतिक कोण है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है, मैं उसे दोबारा भी समझा दूंगा।